Hello students, I'm Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What are the important points for foliar application of nutrient? Generally, we go for foliar spray of micronutrient like zinc, iron, manganese or boron. So what are the important consideration या हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करते हैं, फोलियर स्प्रे करते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी. इफ देर इज एक्सेस क्वांटिटी देन देर इज टॉक्सिसिटी एंड इफ लेस क्वांटिटी देन इट कैन नॉट फुलफिल क्रॉप रिक्वायरमेंट. तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है प्लांट्स को बहुत ही कम होती है, पीपीएम में कह सकते हैं हम, पीपीएम में होती है, बहुत ही कम परसेंटेज में होती है. तो अगर जरा सी भी हम क्वांटिटी बढ़ा दें तो वो टॉक्सिसिटी शो करेगा प्लांट के अंदर, और अगर हम उसकी थोड़ी सी कमी कर दें उसके अंदर तो वो प्लांट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो हमारा स्प्रे करना बेकार हो जाएगा. तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट विच हैज टू बी अप्लाइड. तो हम जो फोलियर स्प्रे कर रहे हैं, मतलब प्लांट के ऊपर जो हम पानी में सॉल्यूशन बना के स्प्रे कर रहे हैं फोलियर स्प्रे, हम कितना परसेंट का स्प्रे कर रहे हैं. सो देयर इज ए रिकमेंडेशन. तो इन जनरल जो हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, हम उसमें 1% से ज़्यादा किसी का भी हम स्प्रे नहीं करते हैं. यूरिया के लिए 2% का करते हैं. इन जनरल माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो है इट इज़ 0.252 टू 0.5%. तो जनरली इट इज़ फेरस सल्फेट, सल्फेट साल्ट्स आर यूज्ड, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट. दिस इज द रिकमेंडेशन. तो इन जनरल जो जिंक है, हमारा जिंक सल्फेट इट इज़ 0.5% एंड 0.25% इज फॉर फेरस सल्फेट एंड दी मैग्नीज सल्फेट. So suppose it is 0.25%. So this concentration is very important. तो अब ये 0.25% का मतलब क्या हुआ, हम इसको बनाएंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 0.25% का मतलब ये है कि वी हैव टू डिजोल्व 2.5 ग्राम साल्ट इन 1 लीटर वाटर. तो 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें 2.5 ग्राम डिजोल्व कर दीजिए. सपोज इट इज फेरस सल्फेट, सपोज फेरस सल्फेट का कर रहे हैं 0.25%, और जो जिंक सल्फेट का होता है वो होता है इन जनरल 0.5%. तो 1% से ज़्यादा हमारा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगी, टॉक्सिसिटी शो होगी. तो दिस इज द सेफ लिमिट कि जहां टॉक्सिसिटी भी नहीं होगी और प्लांट की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगी. तो आप ये ना कोशिश करें कि हम ज़्यादा साल्ट मिला दें तो क्रॉप को ज़्यादा मिलेगा. क्रॉप को ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्रॉप में लीफ में जाके टॉक्सिसिटी होगी, लीफ बर्निंग हो जाएगी, लीफ जल जाएगी, सूख जाएगी. सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स. तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर आपने जरा से भी ज़्यादा डाल दिया तो टॉक्सिसिटी होगी, पत्ती जलने लगेगी, पौधा जल जाएगा, मुरझा जाएगा और उसमें नुकसान होगा. सो सपोज इट इज 0.25%, तो इट मीन्स यू हैव टू डिजोल्व 2.5 ग्राम इन 1 लीटर वाटर. तो जितना परसेंटेज दिया है उसका 10 टाइम्स कर दीजिए आप. अगर 0.5 है तो इसका मतलब कि 0.5% का मतलब है कि 5 ग्राम जिंक सल्फेट इन 1 लीटर वाटर. तो 1 लीटर वाटर में आप 5 ग्राम जिंक सल्फेट को घोलेंगे, देन इट वुड बी 0.5%. अगर फेरस सल्फेट 0.25% का हमें करना है तो हम 2.5 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोलेंगे. अब 2.5 ग्राम लेना तो बड़ा टिपिकल है, बहुत छोटी अमाउंट है. तो इसका मतलब इसको 10 टाइम्स कर दीजिए. इसका मतलब हुआ 25 ग्राम इन 10 लीटर वाटर. तो इसका मतलब कि हम 10 लीटर पानी में 25 ग्राम को हम डिजोल्व करें तो हमारा 0.25% का सॉल्यूशन बनेगा. अब इसमें अगर 25 ग्राम आप नहीं ले पा रहे हैं, आपके पास 100 ग्राम है, सपोज ये 100 ग्राम हमने इसको एक ढेर में बनाया, वी हैव 100 ग्राम एंड मेक इक्वल 4 पार्ट्स, एंड ईच पार्ट इज ऑफ 25 ग्राम. तो आप 100 ग्राम को ले लीजिए, पूरा 100 ग्राम लीजिए और उसके 4 पार्ट्स बनाइए, इक्वल पार्ट्स बनाइए, जो एक पार्ट होगा 25 ग्राम का होगा. ये एक मैंने आपको प्रैक्टिकल मेथड बताया, इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फार्मर के पास बैलेंस नहीं होती है. मान लीजिए कि आपके पास 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम के हम 5 बराबर टुकड़े बनाएंगे. मान लीजिए 500 ग्राम है, ये 500 ग्राम आप पे साल्ट है और आपको 25 ग्राम बनाना है. तो इसके आप 5 जो है 5 पार्ट्स बना लीजिए, आप इसके इक्वल पार्ट्स बना लीजिए, 5 पार्ट्स, और जो 1 पार्ट होगा, और 1 पार्ट जो होगा वो दैट इज 100 ग्राम. तो एक पार्ट कितने का बनेगा, 100 ग्राम का बनेगा, और उसके फिर आप 4 भाग कर दीजिए, तो एक भाग कितने का हो जाएगा, 25 ग्राम. तो ये एक प्रैक्टिकल मेथड है कि बिना बैलेंस के हम इसको कैसे कर सकते हैं. हालांकि इसमें थोड़ी बहुत एरर होगी, एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट ये हम इसको कर सकते हैं. अगर मान लीजिए कि आप पे 250 ग्राम है,
तो 250 ग्राम के आप 5 भाग कर लीजिए। तो उसको हम ऐसे बनाएंगे 250 ग्राम में। ये चूंकि फार्मर के साथ ये प्रॉब्लम है कि उन पे बैलेंस नहीं होती है, और उसको हम कैसे हम बनाएं उसको। तो मान लीजिए आप पे 250 ग्राम साल्ट है, तो आप इसको पूरा है ये 250 ग्राम है, आप इसके 5 पार्ट्स बना लीजिए, 5 पार्ट्स कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। तो एक पार्ट जो होगा, तो जो 1 पार्ट होगा वो कितने का हो जाएगा, वो हो जाएगा इसके 5 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 50 ग्राम। तो ये 50 ग्राम का एक पार्ट बन जाएगा। तो 250 ग्राम आप पे जो साल्ट है उसके 5 इक्वल पार्ट्स कीजिए, इक्वल, ये इक्वल की बात हो रही है। तो जो एक पार्ट ले लीजिए, तो एक पार्ट जो बनेगा 50 ग्राम का बनेगा। अब इसे एक पार्ट को लेकर के फिर 2 पार्ट्स में बांट दीजिए, इक्वल पार्ट्स में बांट दीजिए। तो ये जो एक पार्ट बनेगा दैट इज 25 ग्राम। तो ये एक मैंने आपको प्रैक्टिकल मेथड बताया कैसे हम इसको कर सकते हैं। और अब इस 25 ग्राम को आप कितने में डिजोल्व कीजिए, 10 लीटर वाटर में। तो 1 लीटर में चूंकि 2.5 ग्राम चाहिए, बहुत कम क्वांटिटी है, तो 10 लीटर में हम इसको डिजोल्व करेंगे। तो 25 ग्राम हमको चाहिए, 10 लीटर में अगर हम डिजोल्व कर देंगे 25 ग्राम, तो ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा 0.25% का। तो सिमिलरली इसी तरह से आप इसका जिंक सल्फेट का बना सकते हैं। 5 ग्राम इन 1 लीटर है, तो 50 ग्राम, तो जिंक सल्फेट के लिए कितना चाहिए, 50 ग्राम जिंक सल्फेट आप किस में डिजोल्व करेंगे, 10 लीटर वाटर में डिजोल्व कर देंगे। तो ये जो 50 ग्राम 10 लीटर वाटर में जो बनेगा वो 0.5% का बनेगा। तो दिस इज द करेक्ट वे। तो जब भी हम फोलियर स्प्रे करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, तो हमको इस तरह से, या तो हम पे बैलेंस हो, इफ वी हैव बैलेंस देन देयर इज नो प्रॉब्लम, वी कैन प्रिसाइजली मेजर द एग्जैक्ट अमाउंट एंड वी कैन डिजोल्व। बट इफ देयर इज नो बैलेंस, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है फार्मर्स के साथ, तो वहां हमको, मैंने आपको प्रैक्टिकल मेथड बताया, इसको हम इस तरह से डिजोल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द कंसंट्रेशन। सेकेंड पॉइंट इज द वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम वी हैव टू अप्लाई। हमको कितना वॉल्यूम जो है अपने क्रॉप में अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज वन फार्मर हैज 1 एकड़ एरिया, सम हैज 2 बीघा, सम हैज 2 एकड़ एरिया, सम हैज 1 हेक्टर एरिया, एंड क्रॉप इज देयर। सो इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया, कि हम पे कितना एरिया है, एंड आवर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, टू सप्लाई द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना है थ्रू फोलियर न्यूट्रिशन, ताकि हम क्रॉप की जो ऊपर है हम उसको डाल सकें। तो इसको समझिए, सपोज ये एक एरिया है, हमारा क्रॉप है, और इसके ऊपर हमें स्प्रे करना है। इसमें मान लीजिए कुछ भी एरिया हो सकता है, 1 बीघा हो, 1 एकड़ हो, 1 हेक्टर हो, इसके ऊपर हमें एरिया करना है। तो इट मीन्स दिस क्रॉप शुड बी प्रॉपरली वेट। तो ये क्रॉप प्रॉपरली हमें वेट होनी चाहिए, भीग होनी चाहिए, नॉट टू वेट, ना तो बहुत ज्यादा भीगी होनी चाहिए, नहीं तो कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, नॉट टू ड्राई, ना इतना कम हो कि वो बिल्कुल सूखी रह जाए, कि उसमें मुन्ना हो। तो ये प्रॉपरली इवनली इसमें हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए वाटर का, हम जो स्प्रे करेंगे। तो बहुत ज़्यादा भीगी भी नहीं होनी चाहिए कि उसमें से पानी टपक के नीचे गिरने लगे पत्ती में से, ऐसा भी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। और ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि पत्ती पे 1 या 2 बूंदी गिरी हम और स्प्रे करते हुए आगे निकल गए, ऐसी सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए। मतलब लीव्स शुड बी प्रॉपरली वेट, पूरी तरह से अच्छी तरह से भीगी हुई होनी चाहिए। तो ये जो वॉल्यूम होता है, ये अगर हम यूज़ करें, ये डिपेंड करता है कि क्रॉप की स्टेज क्या है। शॉर्ट स्ट्रेचर क्रॉप है, जैसे राइस में बहुत जल्दी करें या व्हीट में बहुत जल्दी करें, तो हमको कम वॉल्यूम चाहिए। अगर मक्का मेज की बात हम करें या शुगर की बात करें, लीव्स आर लॉन्ग, लीफ बड़ी होती हैं स्टेज, और मक्के की पत्ती बहुत तेजी से बढ़ती है, शुगर केन की पत्ती बहुत तेजी से बढ़ती है, तो हमको ज़्यादा वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है। तो इन जनरल अगर हम 1000 लीटर हम यूज़ कर लेते हैं पानी को, 1000 लीटर पर हेक्टर, देन इट इज सफिशिएंट। 1000 लीटर पर हेक्टर मीन्स यू हैव टू अप्लाई 400 लीटर पर एकड़। तो 1 एकड़ में 400 लीटर वाटर सफिशिएंट है। तो अब इसको अब मैंने आपको बताया था 10 लीटर में, जैसे कि हमें 0.25% को हमें कितना चाहिए था, जो मैंने आपको बताया कैलकुलेशन बताई थी कि हम 2.5 ग्राम को हम 1 लीटर में कर रहे हैं, 25 ग्राम को 10 लीटर में कर रहे हैं। तो हमारा आया था कि 25 ग्राम जो था हमारा साल्ट, वो कितने में था, हमारा 10 लीटर में था। तो इसका मतलब 250 ग्राम किस में हो जाएगा, हमारा 100 लीटर में हो जाएगा। और हमारे पास हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड, अगर हम 1 एकड़ एरिया है तो हमको कितना चाहिए, इसको 4 टाइम्स करना पड़ेगा। 400 लीटर के लिए ये साल्ट को हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 250 को 4 से करना पड़ेगा, तो दैट इज 1000 ग्राम। तो ये हमको जरूरत पड़ेगी, या हम कह सकते हैं कि 1 kg साल्ट की जरूरत पड़ेगी 400 लीटर में वाटर में, अगर हम कितने का स्प्रे कर रहे हैं, 0.25% का हम स्प्रे कर रहे हैं। तो
अगर 0.5 का कर रहे हैं, इट इज जस्ट डबल, तो कितना हो जाएगा, जस्ट डबल 2 kg हो जाएगा 400 लीटर वाटर में। तो ये अगर हम हेक्टर की बात करें तो अब देखिए इसको 2.5 से कर लीजिए, तो इट मीन्स 2.5 kg इज रिक्वायर्ड फॉर 1000 लीटर। तो इसका मतलब 1 हेक्टर के लिए हमको कितना चाहिए, 1 हेक्टर के लिए हमको 2.5 kg चाहिए 1 हेक्टर। दिस इज फॉर हेक्टर। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये हेक्टर के लिए है, और 1 kg इन 400 लीटर वाटर फॉर 1 एकड़। अगर हम 0.25% पे स्प्रे कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हमारा स्प्रे इज ऑफ 0.5% एज इन केस ऑफ जिंक सल्फेट, तो ये डोज डबल हो जाएगी। तो हमको 1 हेक्टर के लिए कितना चाहिए, इसका डबल हो जाएगा 5 kg, और एकड़ के लिए कितना चाहिए 2 kg। तो दिस इज द वॉल्यूम। सो दिस इज वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए वॉल्यूम हम डबल कर दें, 2000 लीटर पर हेक्टर में करें, तो इतनी वेट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा भीग जाएगी, तो एक्सेसिव हो जाएगा, ड्रेन कर जाएगा नीचे, और साल्ट इंजरी भी हो सकती है क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट चली जाएगी। दूसरा इसका वेस्टेज हो जाएगी। अगर मान लीजिए हम पानी कम कर देते हैं और ये प्रॉपरली इवनली वेट नहीं होता है, देन देयर विल बी लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट टू द प्लांट, तो जितने रिक्वायरमेंट उससे कम होगी। सो दैट्स वाई वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वॉल्यूम डिपेंड अपॉन दी व्हाट इज द क्रॉप, शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड और लॉन्ग स्ट्रक्चर्ड क्रॉप। देन अनदर इज द लीफ और कैनोपी टाइप, उसकी लीफ कैसी, कैनोपी कैसी है। तो इन जनरल 1000 लीटर वाटर पर हेक्टर इज सफिशिएंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि हम कितना वॉल्यूम करें। एंड अनदर पैरामीटर और वी कैन से अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो एक मैंने इसको वीडियो अपलोड कर रखा है कि व्हाट इज द करेक्ट टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द फोलियर स्प्रे। सो दिस स्प्रे इज अप्लाइड व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, मैक्सिमम स्टोमेटा आर ओपन, बिकॉज जो फोलियर स्प्रे होता है जब हम अप्लाई करते हैं पानी के साथ न्यूट्रिएंट को, तो वो स्टोमेटा के थ्रू और एपिडर्मिस के थ्रू उसके अंदर एंटर करता है। तो एपिडर्मिस तो पूरी लीफ सरफेस पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टोमेटा जब ओपन हो, तो स्टोमेटा ओपन होते हैं या तो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में सबसे ज़्यादा ओपन रहते हैं। तो मॉर्निंग और इवनिंग, जब धूप बहुत कम हो, बहुत तेज ना हो, तो ऐसी सिचुएशन हमें मिलती है तो अर्ली इवनिंग मिलती है या लेट इवनिंग मिलती है। तो अर्ली मॉर्निंग में हम सुबह जल्दी कर सकते हैं, 6, 7, 8 बजे तक कर सकते हैं, और लेट इवनिंग में हम 5, 6 बजे के बाद हम कर सकते हैं जब रोशनी कम हो जाए, सूरज की रोशनी कम हो, बिकॉज इन हाई लाइट इंटेंसिटी अंडर हाई टेम्परेचर स्टोमेटा आर क्लोज्ड। तो वो उस वीडियो को देखिए तो आपको समझ में जाएगा कि व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टाइम फॉर द फोलियर स्प्रे। तो ये एक टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप दोपहर में स्प्रे कर रहे हैं, तो एक तो लीफ रोल हो जाएगी, विल्ट हो जाएगी, स्टोमेटा भी ओपन नहीं है, तो सारी वेस्टेज हो जाएगी, वो एंटर नहीं करेगा स्प्रे। देन व्हाट इज द ग्रोथ स्टेज फॉर द स्प्रे। अवर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज टू सप्लाई द न्यूट्रिएंट। अब कब हमें सप्लाई करना है? जब उसमें उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो। अब कब रिक्वायरमेंट होती है? एक्टिव वेजिटेटिव स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ग्रोथ स्टेज इज एक्टिव वेजिटेटिव स्टेज। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स डू नॉट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट आफ्टर रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो जब फ्लावरिंग हो जाती है इन जनरल प्लांट्स में, तो वो न्यूट्रिएंट की एक तो रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, दूसरा वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो हमको कब है सबसे ज़्यादा? जब व्हेन देयर इज ए ह्यूज बायोमास प्रोडक्शन, जब क्रॉप्स का बहुत तेज से बायोमास प्रोडक्शन शुरू होता है, तब हमको स्प्रे करना चाहिए। तो इन जनरल सीरियल्स में ये आफ्टर 30 डेज के बाद ऐसी स्टेज आती है कि बहुत तेजी से लीफ बननी शुरू होती है, टिलर्स बनती हैं, ब्रांचेस बनती हैं। उस स्टेज पे हमको इसको स्प्रे करना चाहिए। अगर बहुत अर्ली स्टेज में हम कर दें, 2 to 3 लीफ स्टेज पे, एक तो लीफ पे रिटेन नहीं होगा, दूसरा उसमें क्रॉप को जरूरत भी नहीं है, तो अर्ली स्टेज पे भी करना एडवांटेज नहीं होता है। वी आर गोइंग द स्प्रे फॉर लेटर स्टेज एट फ्लावरिंग स्टेज, तो उस समय तक तो उसको जरूरत भी पूरी जरूरत है ही नहीं उसको, और तब तक डेफिशिएंसी भी आ चुकी है, तो उसका कोई एडवांटेज नहीं होगा, उसको एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी और वो यूटिलाइज भी नहीं होगा। तो जैसे ही डेफिशिएंसी स्टार्ट, देयर इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स स्टार्ट, तो जैसे ही डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमें जैसे ही नजर आते हैं, तो तुरंत इसको हमें स्प्रे कर देना चाहिए। तो डेफिशिएंसी जैसे ही हमें नजर आए, डेफिशिएंसी सिम्टम्स विजिबल्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स जैसे ही हमको नजर आए, उसको तुरंत हम उसको स्प्रे करना चाहिए, सो दैट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड। तो ना तो बहुत जल्दी करना चाहिए, तो वेस्टेज है, लीफ नहीं कर पाएंगे, ना बहुत बाद में करना चाहिए, फ्लावरिंग स्टेज पे, रिप्रोडक्टिव स्टेज पे इसको कोई यूज नहीं है तब तक, क्योंकि क्रॉप की लाइफ साइकिल पूरी हो चुकी है। देन हाउ मेनी स्प्रे आर रिक्वायर्ड? फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रे, 2 स्प्रे, 3 स्प्रे, 4 स्प्रे। तो इन जनरल 2 to 3 स्प्रे आर सफिशिएंट। हम 2 से 3 स्प्रे अगर हम कर लेते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट के, दैट इज सफिशिएंट। 2 स्प्रे आर सफिशिएंट एंड इन 2 स्प्रे क्रॉप रिकवर। लेकिन हमको कब करना चाहिए और कितने टाइम बाद करना चाहिए? तो ये जनरली 2 स्प्रे के बीच में 7 to 10 डेज का इंटरवल होना चाहिए।
क्योंकि 7 से 10 दिन के बीच में जो है क्रॉप उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, मेटाबोलाइज करती है और डेफिशिएंसी सिम्टम्स खत्म होने लगते हैं। तो जनरली 2 स्प्रे आर सफिशिएंट, 3 स्प्रे की बहुत कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि दीज आर द माइक्रो न्यूट्रेंट एक्चुअली, एंड दी 1 और 2 स्प्रे आर सफिशिएंट, एंड द इंटरवल शुड बी एटलीस्ट 1 वीक। तो एक हफ्ते का अंतर जरूर होना चाहिए 1 वीक का, क्योंकि हम जब उसको स्प्रे किया है वो प्लांट के अंदर जाएगा, फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म में जाएगा, सेल में जाएगा, फिर वो मेटाबोलाइज होगा, फिर फंक्शन शो करेगा, तब उसकी डेफिशिएंसी दूर होगी। तो ये करीब इतना टाइम लग जाता है। ऐसा ना करें कि आप दूसरे तीसरे दिन स्प्रे कर दें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम होना चाहिए उसको मेटाबोलाइज होने के लिए। तो 7 to 10 days सफिशिएंट बिटवीन 2 इंटरवल, एंड 2 to 3 स्प्रे आर क्वाइट इनफ। तो इससे ज़्यादा स्प्रे हमें नहीं करना चाहिए, इसी से उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन foliar स्प्रे of micronutrients. So micronutrients are very important nutrient because plants cannot complete its life cycle. माइक्रोन्यूट्रिएंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी नाइट्रोजन है। जैसे नाइट्रोजन के बिना लाइफ साइकिल पूरी नहीं होती है, वैसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट के बिना लाइफ साइकिल प्लांट की पूरी नहीं होती है। बट द प्रॉब्लम इज दैट देयर कंसंट्रेशन, इफ दे आर अप्लाइड इन लिटिल बिट मोर अमाउंट, जरा सी भी अमाउंट बढ़ी, देन शो टॉक्सिसिटी, एंड अमाउंट इज रिड्यूस्ड और उसकी अमाउंट हमने कम कर दी, देन इट शो डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो इसलिए हमको बहुत क्रिटिकली, बहुत जो रिकमेंडेड डोज है उसको ही हमें उसको अप्लाई करना चाहिए, बहुत हाई डोज पर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज देयर विल लीफ बर्निंग और कैनोपी प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, लीफ बर्निंग हो जाएगी, पत्तियां झुलस जाएंगी। दैट्स वाई बी केयरफुल अबाउट द कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, टाइम, ग्रोथ स्टेज एंड फ्रीक्वेंसी एंड इंटरवल ऑफ द स्प्रे। थैंक यू वेरी मच।